वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका यूपी टेट 2026 जनवरी में जो होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए जो पिछले वर्ष के विगत वर्ष प्रीवियस ईयर की प्रश्न श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, इसमें आज की वीडियो में हम 2019 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर को देखेंगे। 2019 के पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस में क्या आपका प्रश्न बने थे, सबको आज हम बहुत बारीकी से कवर करेंगे। ठीक है, सब प्रश्नों को एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न के लेवल क्या रहे हैं, और इस वीडियो का सबसे मुख्य उद्देश्य होगा आगामी एग्जाम की तैयारी कराना। ठीक है, और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे 30 प्रश्नों में से कितना आपने हल कर लिया, कितना आपने सही किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, यही बताना है। दोस्तों, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है ये बताना है। लोकसभा में है कि आपका मंत्रिमंडल में है कि विधानसभा में है कि पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, जब ये 2019 के यूपी टेट में प्रश्न बना था उस समय के अकॉर्डिंग सारे इसके आंसर होंगे और आज के अकॉर्डिंग भी मैं चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ना, वह पंचायती राज संस्थाओं में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पंचायती राज संस्था, जैसे कि सबसे मुख्य पंचायती राज संस्था की बात करें दोस्तों, तो आपका ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, आपका जिला पंचायत हो गया, आपका क्षेत्र पंचायत हो गया, ये सभी का है पंचायती राज की संस्थाएं हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ पंचायती राज की संस्थाओं में 1/3 आरक्षण, तो कुछ में 50% आरक्षण की प्रावधान है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, यही बताना है। तो किसी राज्य का जो संवैधानिक जो पद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल, तो यही कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। आपका 35 वर्ष होना चाहिए कि आपका 50 वर्ष होना चाहिए कि आपका 45 वर्ष होना चाहिए कि आपका 30 वर्ष होना चाहिए। आपको बता दूं, राज्यपाल बनने के लिए सबसे कम से कम उम्र जो है ना, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं से बहुत ऐसे प्रश्न बने हैं। आपका पूछ देता है राष्ट्रपति बनने के लिए पूछ दे, तभी भी आपका 35 वर्ष है। राज्यपाल बनने के लिए आपका 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूछ दे, तभी भी आपका कितना है दोस्तों, 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपका राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको देखिएगा, इसी तरह पूछ देता है, यह भी प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो सांसद होता है, यह बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखेंगे 25 वर्ष। इनका कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, इसका चुनाव जनता के द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। बात यहीं पर राज्यसभा की हम करेंगे तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होती है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, ये भी बात याद रखेंगे। बात करेंगे प्रधानमंत्री जो बनता है, इनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है, ये भी पूछ सकता है, तो 25 वर्ष होती है। और इनका जो कार्यकाल होता है कितना साल होता है, 5 वर्ष तक होता है एक मीटिंग का कार्यकाल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम किसी व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, आपको एक सूची दे दिया, सूची में आपका एक इधर सूची दे दिया दोस्तों, इधर सूची और एक सूची इधर दे दिया, इसको मिलान करना है, यही बताना है भारतीय संघ क्या है इसमें से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भारतीय संघ के हिस्सा हैं कि सरपंच हैं कि राज्यपाल हैं कि मेयर कूट हैं। आपको पता है दोस्तों, जो भारतीय संघ का जो हिस्सा होता है ना, वो आपका कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है, जो सेंट्रल से संबंधित होता है, केंद्रीय से संबंधित होता है, एक केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री हो गया। राज्य की बात करें तो राज्य से संबंधित कौन हो गया, आपका राज्यपाल हो गया। नगर निगम की बात करें तो दोस्तों, नगर निगम में जो होते हैं मेयर होते हैं। ग्राम पंचायत की जो सूची से संबंधित होता है वो सरपंच से रिलेटिव होती है। ठीक है, तो इस क्रम में आप देखेंगे ए का जो आपका ए का ए के साथ मिलाएंगे, बी का आपका सी के साथ मिलाएंगे, और सी का आपका डी के साथ मिलाएंगे, और डी का आप बी के साथ मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, यही बताना है। इसका प्रयोग आप बिहार में हुआ था कि आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था कि केरल में हुआ था कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका आर्टिकल 356 है, यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब जहाँ पे कहीं भी आपका शासन संस्था विक्षेपित हो तो वहाँ पे लगता है राष्ट्रपति शासन। जहाँ पे राष्ट्रपति को लगे कि यहाँ की जो
सरकारें हैं वह सरकार चलने में अक्षम है तो वहाँ पे कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो यह सर्वप्रथम आपका केरल में लगा था 1959 में, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो याद रखिए, मनोरंजन कर लगाया जाता है कि चुंगी कर लगाया जाता है कि गृह कर लगाया जाता है कि उपरोक्त सभी लगाया जाता है? आपको बता दें दोस्तों, जो यह कर होता है ना, नगर निगम द्वारा जो ये कर लगाए जाते हैं यह राजस्व प्रदान करते हैं। राजस्व का मतलब होता है पैसा, ठीक ना, और राजस्व ये प्रदान करते हैं किसको? नगर निगम को, और जिससे नगर निगम की सफाई कार्य अन्य कार्यों को चलाया जाता है। ठीक है, सुविधाओं को दिया जाता है नागरिकों को। तो नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो ये सभी कर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा इस समय जो चुंगी कर है ना, नगर निगम द्वारा चुंगी कर को रोक दिया गया, इस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रश्न बना था उस समय के लिए उपरोक्त सभी आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर की बात करेंगे, पूर्वा किस आदिवास में शामिल है? तो याद रखेंगे पूर्वा एक जनजाति है। क्या है दोस्तों? एक जनजाति है, यही बताना है। यह अपखंडित है कि रेखी है कि ग्रामीण है कि नगरीय है? तो आपको बता दें जो दोस्तों पूर्वा है यह याद रखेंगे, यह जो जनजाति है यह ग्रामीण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे तो दोस्तों यह ग्रामीण जनजाति है, यह गाँव में रहती है, यह कृषि और ग्रामीण दोनों को मतलब कि दोनों शैली से जुड़ी होती है। इसकी कार्यशैली जो होती है वह कृषि होती है और प्लस के ग्रामीण होती है, या दोनों कार्यशैली से जुड़ी होती है। इसका मुख्य व्यवसाय होता है कृषि करना, ठीक ना। जो ग्रामीण से पूर्वा जनजाति है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, यही आपको बताना है। कौन सी ऐसी ज्वालामुखी है जो पर्वत है? अरावली है कि आपका अपलेशियन है कि आपका यूराल है कि आपका किलिमंजारो है? यही आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा ज्वालामुखी है जो कि पर्वत भी है? तो याद रखेंगे उस ज्वालामुखी का नाम है किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको ध्यान रखेंगे। यह जो पर्वत है ना दोस्तों किलिमंजारो, यह अफ्रीका में है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और आपको बता दें दोस्तों यह अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भी बात याद रखिएगा, तंजानिया में स्थित है। और यह ज्वालामुखी है, लेकिन ज्वालामुखी के साथ साथ पर्वत भी है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है, यही बताना है दोस्तों। तो जो एलिफेंटा जो द्वीप है वो आपका कच्छ पर स्थित है कि मुंबई तट पर है कि गोवा तट पर है कि गंगा डेल्टा पर है? तो जो आपका एलिफेंटा द्वीप है वह आपका मुंबई तट पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों स्थित है? मुंबई तट पर। और मुंबई तट से 10 किलोमीटर दूर, कहाँ पे दोस्तों? 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में यह स्थित है। कहाँ पे दोस्तों स्थित है? तो मुंबई तट से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एलिफेंटा द्वीप, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे 9 नंबर की बात करेंगे, मानसूनी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मानसूनी वन, मानसूनी वन का मतलब होता है जहां पे मानसूनी वर्षा होती है, ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां वर्षा होती है। तो कितने सेंटीग्रेड वर्षा होगी, कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, तो वहां पे मानसूनी वन पाए जाएंगे। 70 से 200 सेंटीमीटर के, 50 से 150 सेंटीमीटर के, आपका 150 से 200 सेंटीमीटर के, आपका 70 से 100 सेंटीमीटर, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जहां कहीं भी आपका 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर और वर्षा होगी तो यहाँ पे मानसूनी वन पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो वन होते हैं यह मौसमी वर्षा पर निर्भर करते हैं। और यह कहाँ पे दोस्तों? तो यह पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर में पाए जाते हैं। याद रखेंगे भारत के पूर्वोत्तर में या तो पश्चिमी घाट में वन पाए जाते हैं और यह वर्षा पे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सदा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है, कहाँ पे दोस्तों? कार्बी एक लोक पठार विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का कि तिब्बत का कि हिमालय का कि आपका शान का, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका कार्बी एक लोक पठार है ना, वह जो हिस्सा है वह प्रायद्वीपीय पठार का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? असम स्टेट में, असम राज्य में स्थित है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, यही बताना है दोस्तों। 11 नंबर की बात करेंगे। तो अचल जीव जो होते हैं ना वह कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं, और उदाहरण पूछ रहा है कि कौन है अचल जीव का उदाहरण। अचल जीव का मतलब होता है जो चल ना सके, अर्थात वह क्या रहे दोस्तों? वह स्थिर रहे। क्या रहे दोस्तों? स्थिर रहे, वह अपने स्थान पर ही टिका रहे, ठीक ना। तो स्थल जीव का उदाहरण क्या है दोस्तों? यही बताना है। यूप्लेक्टेला है कि आपका काइटन है कि लीच है कि इग्नस है, यही बताना है दोस्तों। तो है यूप्लेक्टेला, जिसको ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं। यह जो होते हैं यह जल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। सबसे पहले ये आप बात जानिएगा, यह जल से ही भोजन, जल के कणों को फिल्टर करके वहां से भोजन की पूर्ति करते हैं। ये बात
आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका यूपिलेक्टेला होता है या जल के कणों को फिल्टर करके वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है। और आपको बता दें यह जो जीव होता है ना, अचल जीव जो होते हैं ना, वह कुछ अचल जीव पौधे भी होते हैं और ये जीव दोनों होते हैं। ये भी बात याद रखेंगे, पौधे और जीव दोनों में यह गुण पाए जाते हैं, ये बात याद रखेंगे। अचल जीव इनको बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और यह जल को फिल्टर करके भोजन प्राप्त करते हैं, अपने जीवन अपने स्थान पर ये टिके रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, यह जल में पाए जाते हैं। 11 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर की बात करेंगे। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? प्रोटीन अणुओं की इकाई बताना है, ग्लूकोज होती है कि अमीनो अम्ल होता है कि वसा अम्ल होता है कि विटामिन होता है? तो आपको बता दें दोस्तों, जो प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है वह जो होता है अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे कि यह अम्ल जो होता है ना, इसकी जो श्रृंखला होती है ना, बात करें दोस्तों जो इनकी श्रृंखला होती है ना, वह कैसी होती है? तो इनकी श्रृंखला जो होती है वह लंबी होती है और ये लंबी श्रृंखला से जुड़े होते हैं। ठीक ना, और इनके बीच में ये लंबी जो श्रृंखला होती है जुड़ने की, इनके बीच में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? ये भी याद रखेंगे, पेप्टाइड बंध पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके कारण ये लंबी श्रृंखला से जुड़े होते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई अम्ल से बनी होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर की बात करेंगे। 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? यही आपको बताना है। तो जो ये अंगक होते हैं जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है कि रिक्तिकाएं होती है कि आपका लवक होता है कि आपका तारक काय होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो पादप कोशिका में अनुपस्थिति पूछा है। पादप कोशिका में आपको पता है सेलुलोज कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं दोस्तों, लवक भी पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका भित्ति में अनुपस्थित कौन होता है दोस्तों? तो तारक काय होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पादप कोशिका में क्या होते हैं दोस्तों? अनुपस्थित होते हैं, ये बात याद रखेंगे। परंतु एक बात और ध्यान रखिएगा, जो तारकाय होता है इसके बारे में बता दें, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है दोस्तों? यह अनुपस्थित होता है। दोनों चीजों को ध्यान रखते रहेंगे दोस्तों। आज की जो सेशन है आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को बनाने में काफी मेहनत करना पड़ता है और जब वीडियो बनती है तो आपके सामने पेश करने के बाद आपसे बहुत हमारी आशाएं रहती है कि आशा केवल एक ही रहती है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और आपके सामने मैं अलग अलग चीज़ों को लाता हूं जिससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होता है, तैयारी आपकी करने में मदद मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटा सा मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब न करिए चलेगा, लेकिन वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो जरूर से जरूर दोस्तों लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यकृत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में पाचन संबंधित क्रियाएं जो होती है ना, वह होती है पाचन संबंधित क्रियाओं की भूमिका अदा होती है यही में यकृत में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? यही बताना है दोस्तों। जब ये प्रश्न बना था तो मुझे लगता है कि कितने लोग बिना पढ़े बस मार देते हैं कि राज्य पक्षी क्या है, ठीक ना, तो वो लोग चले जाते हैं इनके साथ, लेकिन ये दोस्तों गलत है। यह तो भारत का राज्य पक्षी है ना, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है ना वो सारस क्रेन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें यह अपनी विशिष्ट आवाज और लंबे पैर के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। इसकी जो आवाज होती है ना वो विशेष प्रकार की होती है और इनका जो पैर होता है ना वो लंबा होता है, दोनों को आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। तो विशेष आवाज और लंबे पैर के लिए जाना जाता है, इसका नाम है सारस क्रेन, जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी का नाम है, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है मोर होता है। अगर इसको ऐसा न पढ़ के हम नीला मोर कल बोलें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर की भी बहुत प्रजातियां हैं, नीला मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी की दर्जा दिया गया, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सारस क्रेन हो जाएगा, इसको ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे 16 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है, ठीक ना, रेडियर, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रेडियर किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है यही बताना है। टुंड्रा प्रदेश में कि मानसून प्रदेश में कि गर्म स्थल में कि आपका टैंगा में, ठीक है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, रेडियर को रेनडियर भी बोला जाता है, याद रखेंगे, और इससे आपको कुछ बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको रेनडियर भी बोला जाता है और याद रखेंगे यह जो पाए जाते हैं वह टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखेंगे, बर्फ में रहने के लिए इनकी शरीरें अनुकूलित होती हैं, इसलिए यह टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। इनको रेनडियर या रेडियर का हम उपाधि देते हैं, टुंड्रा प्रदेश से बिलोंग करते हैं,
इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो कौन इसमें से है जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, ये बताना है दोस्तों। पम्पास नहीं है, क्या आपका डाउन्स नहीं है, क्या आपका कंपास नहीं है, क्या आपका प्रेरिस नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, यह जो है दोस्तों पम्पास भी है, आपका कंपास भी है, आपका प्रेरिस भी है। लेकिन याद रखिएगा जो आपका डाउन्स है ना, यह ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है। यह जो होता है ना शीतोष्ण घास का मैदान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर की बात करेंगे। जनसंख्या के आधार के अनुसार पर बृहत्तम महाद्वीप कौन है, आपको यही बताना है। ठीक ना दोस्तों, तो महाद्वीप कौन है आपको बता दें। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक ना, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये पूरे 7 प्रकार के महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक ना, तो जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह कौन सा महाद्वीप है, यही बताना है दोस्तों। तो जनसंख्या के अनुसार जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर की बात करेंगे कि भारत के थारू में जनजाति कहाँ निवास करती है, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा भारत के थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, ये बताना है। भारत में एक थारू जनजाति पाई जाती है जो थार के मरुस्थल में निवास करती है, कि उत्तराखंड में करती है, कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती है, कि आपका झारखंड में करती है। तो आपको मैं बता दूं जो भारत में पाई जाने वाली थारू जनजाति है वह उत्तर प्रदेश के कहाँ पे दोस्तों, तराई वाले क्षेत्रों में निवास करती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों, यह जो जनजाति है नेपाल के कुछ हिस्से में भी पाई जाती है। जो नेपाल का कुछ हिस्सा है ना, वहाँ भी थारू जनजाति पाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह एक विशिष्ट जनजाति होती है, ये बात याद रखेंगे। इसकी संस्कृता याद रखेंगे, संस्कृति और परंपरा के लिए विशिष्ट होती है। अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए क्या होती है, विशिष्ट होती है थारू जनजाति, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। साथ में नेपाल देश में भी इसकी जनजातियां कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, यही बताना है दोस्तों। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह कहाँ पे स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में है, कि आपका छत्तीसगढ़ में है, कि आपका झारखंड में है, कि आपका उड़ीसा में, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ राज्य का दुर्ग जिला जो है ना, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। दुर्ग जिले में जो संयंत्र है बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो होता है ना वह एफई अर्थात लोहे के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे रेल की पटरियाँ आदि का निर्माण यहाँ पे होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जो जलीय खरपतवार है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह उस जलीय खरपतवार का क्या नाम है दोस्तों, ये बताना है। और आपको पता है दोस्तों, जब ये प्रश्न बहुत बना था तो बहुत ही सरल प्रश्न था। जलीय खरपतवार जो जल में पाया जाता है, आपको पता है कांग्रेस घास से जल में नहीं पाई जाती, इसको ऐसे ही काट दो। दूब घास से पाई नहीं जाती। लैटाना कैमरा को आप जानते हो, ऐसा कुछ भी रिलेशन इससे नहीं है। जो जलकुंभी होती है ना दोस्तों, घास तो सभी है लेकिन जो जलकुंभी होती है यह जल में पाई जाती है और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है और बंगाल इससे काफी ग्रसित है, इसको बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप 2 लोग ध्यान रखेंगे। यह पारिस्थितिकी को भी क्या करता है दोस्तों, हानि पहुंचाता है और जल में बहुत तेजी से विकसित होता है, बात याद रखेंगे। इसका विकास जो होता है, डेवलप होता है, जल में काफी बहुत तेजी से होता है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे 22 नंबर की बात करेंगे कि वायरस के अजीब होने का लक्षण क्या है, यही आपको बताना है दोस्तों। 22 नंबर कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, ये होता है कि यह प्रजनन नहीं करता है, ये होता है कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये होता है कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये होता है। तो वायरस के अजैविक होने का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि इसको क्रिस्टल के रूप में अर्थात छोटे छोटे भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, इसको कड़ों कड़ों में तोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे पादप हार्मोन, जो फलों को पकाने में जिसकी सहायता हम लोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑक्सिन बोलते हैं, कि उसको हम साइटोकाइनिन बोलते हैं, कि उसको जिबेरेलिन बोलते हैं, कि इथाइलिन बोलते हैं। याद रखिएगा पादप हार्मोन जिसको हम फलों को पकाने में इसका हम मदद करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इथाइलिन। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका IUPAC नाम दोस्तों क्या होता है, एथीन होता है, ये भी बात याद रखेंगे। इसका IUPAC नाम जो होता है ना, IUPAC नाम जो होता है ना, वह एथीन होता है। और जो इसकी संरचना की बात करें दोस्तों तो C2H4 इसके क्या होता है, फार्मूला होता है जो फलों को पकाने में मदद करता है, इथाइलिन इसका नाम होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं 24 नंबर बात कर रहा है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या है दोस्तों? एजेबैक्टर है, क्या आपका क्लास्ट्रीडियम है, क्या आपका राइजोबियम है, कि आपका विब्रो है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा यह जो होता है ना यह अवयवी जीवाणु होता है और जो यह स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहता है और नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है और इससे नाइट्रोजन की स्थिरता बढ़ती है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा इसका नाम है क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यह नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह एक जीवाणु है जो कि कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, यही आपको बताना है दोस्तों। किस प्रकार का जो डीएनए होता है कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए की जे डीएनए आपको बता दें दोस्तों कोशिका में समान रूप से पाए जाने वाला जो डीएनए है ना वह बी डीएनए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यह समान रूप से पाया जाता है, इसके ज़्यादा कुछ प्रोग्रेसिव एक्टिव या रूप नहीं होते हैं, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे अगला है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, याद रखिएगा। और यह जो ट्रेन थी याद रखेंगे मुंबई के थाड़े के बीच चली, मुंबई से थाड़े के बीच चली, कि आपका कलकत्ता से अलीपुर के बीच चली, कि मुंबई से थाड़े के बीच चली, कि आपका कलकत्ता से दमदम के बीच चली। याद रखेंगे पूरे दोस्तों जिसको मैंने थाड़े बोला, यहाँ पे मुंबई से थाड़े के बीच। और जो प्रथम बार जो आपका 1853 में जिसको आप लोग याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम पहली बार चली थी यह ट्रेन और मुंबई से थाने के बीच चली थी। 34 किलोमीटर इसकी दूरी को तय की थी, बात याद रखेंगे। 34 किलोमीटर की लंबाई को इन्होंने दूरी को तय किया था। और याद रखेंगे यह जो थी मुंबई के आपका बोरीबदर से थाड़े के बीच चली थी, इस बात को याद रखेंगे। और इस समय जो यह स्टेशन उस समय का स्टेशन कुछ अलग था और इस समय का स्टेशन जो है अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है स्टेशन, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। पहली बार चली थी, 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, इतना दूरी को तय की थी। आगे देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। आयोजित होने का मतलब होता है लगना, ठीक ना। तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला होता है वह कहाँ पे लगता है यही बताना है दोस्तों। हरिद्वार में लगता है कि पुष्कर में लगता है कि सोनपुर में कि आपका नासिक में, आपको यही बताना है दोस्तों। तो एशिया का सबसे बड़ा जो दोस्तों पशु मेला है ना वह कहाँ पे लगता है? तो वह लगता है आपका सोनपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है, जो किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो याद रखेंगे यह पशुओं का यहाँ पे क्रय विक्रय बहुत ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। पशुओं का क्रय विक्रय के लिए मेला जाना जाता है, इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। सोनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर की बात करेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी और इसका हमको उद्देश्य बता दीजिए। तो याद रखेगा उद्देश्य भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा देना। याद रखेंगे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना होता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होता है। और याद रखेंगे इस जो परिषद की स्थापना हुई थी वह 1961 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1961 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 29 नंबर की बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, यही आपको बताना है दोस्तों कि समता का अधिकार का उल्लेख जो है वह संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 19 से 22 में, कि अनुच्छेद 23 से 24 में, कि अनुच्छेद 14 से 18 में, कि आपका 25 से 28 में, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कहा है ना समता के अधिकार का उल्लेख। समता का अधिकार जो होता है ना मूल अधिकार में एक अधिकार आता है समता का अधिकार, और जिसको बोलते हैं दोस्तों यह जो अधिकार होता है 14 से 18 का होता है दोस्तों। याद रखेंगे समता का अधिकार, इसमें मूल रूप से जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार होता है 14 का अधिकार होता है, और भी कुछ अधिकार हैं जिस उसमें दिया रहता है, ठीक ना। तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो भारत का संविधान लचीला है कि अमेरिका का संविधान है कि चीन का है कि आपका यूनाइटेड किंगडम का है। तो याद रखेंगे वह देश का नाम बताइए जहाँ पे जिस देश का संविधान आपका लचीला है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वह लचीला संविधान कहा जाता है, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ की जो सदन है ना, जो संसद है ना, उसे आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सकती है। तो किस देश का संविधान जो है वह लचीला है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। 2019 का पर्यावरण अध्ययन का आपने प्रश्न को पूरा अच्छे तरीका से एनालिसिस किया। आशा करते हैं कि बहुत से